Hello everyone, welcome back. So today we are going to revise chapter 12, payment of tax. In this chapter we are going to revise section 49, payment of tax, interest and other amounts, rule 85, electronic liability register, rule 86, electronic credit ledger, rule 86A, new amendment, conditions of use of amount available in electronic credit ledger, Rule 87 Electronic Case Ledger, Rule 88 Unique Identification Number, Section 50 Interest on Delayed Payment of Tax, Section 51 Tax Deduction at Source, Section 52 Collection of Tax at Source, Section 53 Transfer of ITC and Section 53A Transfer of Certain Amount. आपको स्पेशल तौर पे कौन से सेक्शंस या रूल के ऊपर ध्यान देना है? सेक्शन 49, रूल 85, 86, 87, section 50, section 51 and section 52. So let's start our revision with section 49, payment of tax, interest and other amount. So in GST, there is electronic liability register. ठीक है, इसके अलावा उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर रखा है. तो रजिस्टर पर्सन के लिए इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, जिसके अंदर जो भी उसकी लायबिलिटी होगी वो दिखाई जाएगी. अब इस लायबिलिटी का वो पेमेंट कैसे कर सकता है? अगर टैक्स लायबिलिटी है, देन इफ ही हैज बैलेंस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, जिसमें अकाउंट रखा जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट का, तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से पेमेंट कर सकता है. इसके अलावा जो दूसरी लायबिलिटी है, जैसे पेनल्टी, इंटरेस्ट, फी, वो तो कंपलसरी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से उसको पेमेंट करनी पड़ेगी. अगर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस नहीं है तो आप कैश से तो जैसे कुछ भी खरीद सकते हो, ठीक है, मतलब कोई भी वस्तु या सेवा आप ले सकते हो, उसी तरह कोई भी लायबिलिटी का पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से हो सकता है. आपको खास तौर पे बात ये ध्यान रखनी है कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको केवल आप यूटिलाइज किसके अगेंस्ट में कर सकते हो? आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट में. तो जैसे बैंक में अकाउंट होता है, उसमें आप कैश डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है, बैंक ट्रांसफर कर सकते हो, तो आप अपना अकाउंट एक मेंटेन रखते हो. उसी तरह ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है जीएसटी के अंदर. तो आप इसमें पैसा डिपॉजिट करिए और जो भी आपकी लायबिलिटी है जीएसटी लॉ के अंदर, उसका पेमेंट आप इधर से डेबिट करके कर सकते हो. ठीक है. तो बेसिकली हर बार जैसे इनकम टैक्स में क्या होता है कि आपको चालान भरना पड़ता है, आपको फिर ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है, करेक्ट. इसमें उन्होंने क्या किया कि भाई आप अपना पैसा डिपॉजिट कर लो, जब भी आपकी इच्छा हो बैंक से ट्रांसफर कर लो, या जो कैश की लिमिट है उसमें आप डिपॉजिट कर सकते हो. उसके बाद जब भी आपको कोई पेमेंट करना लायबिलिटी का, so you can directly debit this account electronic cash ledger and you can pay your liability. So every deposit जो आप बैंक अकाउंट से या कैश में डिपॉजिट करते हो, दैट इज गोइंग टू बी डिपॉजिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड इट कैन बी यूटिलाइज अगेंस्ट एनी लायबिलिटी, वेदर इट इज टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी और एनी अदर लायबिलिटी अंडर जीएसटी लॉ. आईटीसी एज सेल्फ एसेस, वो डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में. ओके. एंड दिस आईटीसी यू कैन ओनली यूटिलाइज अगेंस्ट योर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी. अब अगर रिवर्स चार्ज है, रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी है, क्या आप उसके अगेंस्ट में आईटीसी यूटिलाइज कर सकते हो? नहीं. यू हैव टू पे थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ओनली एंड यू कैन अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट. रिवीजन टेस्ट पेपर जो नवंबर 2020 के लिए आईसीआई ने रिलीज किया, उसमें जो केस स्टडी है उसमें ये है भी कि आपको किस मंथ के अंदर यू कैन यूटिलाइज टैक्स पेड अंडर रिवर्स चार्ज इन द सेम मंथ. तो मैंने डिटेल में उधर एक्सप्लेन भी किया है. इनफैक्ट वी ऑलरेडी डिस्कस इन चैप्टर 8. आप कैसे डिपॉजिट कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में? इंटरनेट बैंकिंग, यूजिंग क्रेडिट और डेबिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस और बाय सच अदर मोड प्रेस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट. राउंडिंग ऑफ जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी ये सब होगी वो आपको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट टू पी के.
ठीक है। तो अमाउंट ऑफ ड्यूटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन और एनी अदर सम पेबल एंड द अमाउंट ऑफ रिफंड और एनी अदर सम ड्यू अंडर सीजीएसटी शैल बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट टू पी। यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, तो सेक्शन 49 सब सेक्शन 5, सेक्शन 49A एंड सेक्शन 49B आप एक बार पढ़ लीजिए, बट यू नीड टू रेफर इन एग्जाम रूल 88A ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी विच वी डिस्कस इन चैप्टर 8, पेज नंबर मेरी बुक का 180। तो ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी मैंने ये ऑर्डर दिया हुआ भी है, ओके, और आप लोगों ने ये एग्जांपल्स भी देखे होंगे। ठीक है, तो आपको सेक्शन 49 सब सेक्शन 5 एंड 49A B की बजाय 88A के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना, और बुक के अंदर मैंने ये रिमार्क भी दिया हुआ है। ठीक है, तो वो हमने पहले चैप्टर 8 में डिस्कस कर लिया, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट अगेन। डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी सेक्शन 49 सब सेक्शन 7, 8, 9। तो ऑल लायबिलिटी ऑफ द टैक्सेबल पर्सन, मैंने अभी क्या बोला था, वो कहाँ आपको दिखेगी, कहाँ मेंटेन की जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में। रिमेंबर, ये रजिस्टर है और ये दोनों लेजर है। ठीक है, तो वो मेंटेन कहाँ की जाएगी, रजिस्टर के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर के अंदर। टैक्सेबल पर्सन को पेमेंट किस ऑर्डर में करना है, सबसे पहले प्रीवियस टैक्स पीरियड, उसके बाद करंट टैक्स पीरियड, उसके बाद any other amount payable under this act or the rules made thereunder including the demand for recovery of tax determined under section 73 और 74। ये माना जाएगा कि जो उसने बेसिकली टैक्स पे किया है उसका इंसिडेंस उसने पास ऑन कर दिया, बेसिकली उसने वो पैसा कलेक्ट कर लिया। रिमेंबर प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन चैप्टर 15 रिफंड। टैक्स पीरियड मीन्स द पीरियड फॉर विच द टैक्स रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड। Tax dues means the tax payable under this act and does not include interest, fee and penalty। जब हम लोग tax due word use करते हैं, it means only tax. It may be CGST, HGST, UTGST, IGST or cess, but it is only tax. Other dues other than tax, interest, penalty, fee or any other amount payable under GST law। ये एक नया अमेंडमेंट है, ट्रांसफर फ्रॉम वन हेड टू अनदर हेड सेक्शन 49 सब सेक्शन 10 एंड 11। जैसा आप लोगों को मालूम होगा कि इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर के अंदर मेजर हेड और माइनर हेड है। ठीक है, मेजर हेड, माइनर हेड, जो हम लोग यहाँ देख सकते हैं, मैं यहीं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेजर हेड है जो बेसिकली टैक्स हेड है, IGST, CGST, HGST, UTGST, सेस, और ये माइनर हेड है। तो जब भी आप अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करते हो तो आपको चूज करना है कि इस मेजर हेड IGST के अंदर में टैक्स में डिपॉजिट कर, और आप उसको यूटिलाइज केवल उसी की लायबिलिटी के अगेंस्ट में कर सकते हो। तो यानी कि IGST टैक्स के अंदर आपका कुछ पैसा जमा है तो उसको आप IGST की जो टैक्स लायबिलिटी होगी उसके अगेंस्ट में यूज कर सकते हो, CGST की टैक्स लायबिलिटी या HGST, UTGST की टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट में आप यूज नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर के अंदर हम लोग बोल सकते हैं कि सब लेजर्स है, मेजर हेड एंड माइनर हेड वाइज। अब आपने पैसा डिपॉजिट कर दिया, आपका पैसा IGST टैक्स में बैलेंस है, मतलब बेसिकली आपने वहां डिपॉजिट किया हुआ है, लेकिन आपकी लायबिलिटी इस महीने में CGST टैक्स की और HGST टैक्स की है। अब आप वो यूटिलाइज नहीं कर सकते तो आपको रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। रिफंड होने में टाइम लगेगा, इतना इजीली नहीं कि आपने एप्लीकेशन दी और रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आ गया फिर आप वापस ट्रांसफर कर दोगे, टाइम लगेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने भी ये बात समझी, जब है ना ट्रेड यूनियन और बाकी लोगों ने रिप्रेजेंट किया कि सर अगर मान लीजिए हमारे पास पैसा नहीं है बैंक अकाउंट में, आपकी टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट करना है, लेकिन हमारे पास पैसा डिपॉजिट है इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर में लेकिन उस हेड में नहीं है, तो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट amended and government did the amendment and they inserted section 49 subsection 10 and subsection 11। तो बेसिकली सेक्शन 49 सबसेक्शन 10 क्या बोलता है कि आप एक हेड से दूसरे हेड में ट्रांसफर कर सकते हो। तो हमारे एग्जांपल के अंदर मान लीजिए आपके पास पैसा पड़ा है इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर के अंदर, IGST टैक्स के अंदर, और जुलाई के अंदर आपकी लायबिलिटी CGST टैक्स के अंदर है। तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर IGST टैक्स से
आप ट्रांसफर कर दोगे सीजीएसटी टैक्स के अंदर। जैसे आपके एक बैंक के अंदर दो बैंक अकाउंट है, आपका पैसा एक बैंक अकाउंट में है लेकिन आपको चेक दूसरे बैंक अकाउंट से कट करना है, तो आप क्या करते हो, इंटरनल ट्रांसफर करते हो ना, वैसे आप यहां से ट्रांसफर करोगे सीजीएसटी टैक्स में, एंड देन यू कैन पे योर टैक्स लाइबिलिटी ऑफ सीजीएसटी टैक्स। पहले ये अवेलेबल नहीं था, आपको अपने बैंक अकाउंट से डिपॉजिट करना पड़ता था, आप जो इसके अंदर है वो रिफंड क्लेम कर सकते थे, लेकिन अब उन्होंने ये फैसिलिटी दे दी कि आप PMT09 यूज करके आप इंटरनेट ट्रांसफर कर लीजिए और उसके बाद अपना टैक्स लाइबिलिटी का पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना कि ये डायरेक्टली पेमेंट नहीं कर सकते। जैसे आपके सीजीएसटी टैक्स लाइबिलिटी है तो आप आईजीएसटी टैक्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में बैलेंस है उससे डायरेक्टली पेमेंट नहीं करोगे, आप इधर से ट्रांसफर करोगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ सीजीएसटी टैक्स, और उसके बाद जो आपकी लाइबिलिटी है सीजीएसटी टैक्स की उसकी आप पेमेंट करोगे। आईसीआई ने आरटीपी नवंबर 2020 के अंदर ऐसा एक एमसीक्यू दिया है जिसमें मैंने वीडियो में भी बोला है कि जो उन्होंने आंसर दिया वो सही नहीं लग रहा, क्योंकि आंसर से ऐसा लगता है कि आप डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकते हो, डायरेक्टली नहीं कर सकते, आपको ट्रांसफर करना है और उसके बाद जो आपकी लायबिलिटी उसके अगेंस्ट में आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सेक्शन 49 सबसेक्शन 10। सेक्शन 49 सबसेक्शन 11, वेयर एनी अमाउंट हैज बीन ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर अंडर दिस एक्ट, द सेम shall be deemed to be deposited in the said ledger as provided in subsection 1। तो सेक्शन 49 सबसेक्शन 11 क्या बोल रहा है कि जब आप ट्रांसफर करोगे तो ये माना जाएगा कि भाई ये इसके अंदर डिपॉजिट हो गया। ठीक है, टैक्स रॉन्गफुली कलेक्टेड एंड पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेक्शन 77। आपने किसी सप्लाई को इंटर स्टेट कंसिडर कर लिया जो एक्चुअल में इंटर स्टेट थी, आपने इंटर स्टेट सप्लायर्स को कंसिडर किया, दैट्स व्हाई यू पेड जीएसटी एंड एचजीएसटी और यूटीजीएसटी, लेकिन आपको पेमेंट किसका करना था, आईजीएसटी का। तो सेक्शन 77 बोलता है कि जो आपने इंटर स्टेट मान के सीजीएसटी एचजीएसटी का पेमेंट किया उसका आपको रिफंड मिल जाएगा और आप आईजीएसटी का पेमेंट कर दीजिए। इसके अलावा सेक्शन 77 ये भी बोलता है कि अगर मान लीजिए वो इंटर स्टेट था, आपने इंटर स्टेट सप्लाई मान के पेमेंट कर दिया, तो आपने आईजीएसटी का पेमेंट किया लेकिन आपको करना क्या था, सीजीएसटी एचजीएसटी या यूटीजीएसटी का। तो अब आपको सीजीएसटी एचजीएसटी या यूटीजीएसटी का तो पेमेंट करना ही पड़ेगा, आईजीएसटी का आपको रिफंड मिल जाएगा लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये है सीजीएसटी के अंदर सेक्शन 77, और इसी तरह का जो आइडेंटिकल सेक्शन है वो सेक्शन 19 ऑफ आईजीएसटी के अंदर। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, इंटर स्टेट की जगह यहाँ लिखा हुआ कि इंटर स्टेट सप्लाई बेसिकली आपने आईजीएसटी का पेमेंट किया लेकिन आपको करना था इंटर स्टेट, तो आपको रिफंड मिल जाएगा और इंटरेस्ट का पेमेंट आपको नहीं करना पड़ेगा। नाउ लेट डू रिवीजन ऑफ रूल 85 इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर, रूल 86 इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड रूल 87 इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो इन इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर डेबिट किससे होगा, यू पीपल आर अवेयर व्हाट इज डेबिट क्रेडिट, यू पीपल आर एनीवे एक्सपर्ट इन अकाउंटिंग। तो डेबिट किससे होगा, जो भी लाइबिलिटी है। क्या क्या लाइबिलिटी हो सकती है एक रजिस्टर्ड पर्सन की, टैक्स पेबल, इंटरेस्ट पेबल, पेनल्टी पेबल, ओके, एनी अदर अमाउंट पेबल। तो उससे इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर डेबिट होगा। अब इसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो टैक्स पेबल का पेमेंट दो तरीके से हो सकता है, एक तो इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगर रजिस्टर्ड पर्सन के पास इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है तो ही कैन यूटिलाइज अगेंस्ट आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, या फिर अगर अवेलेबल नहीं है या शॉर्टफॉल है देन ही नीड टू पे बाय इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। बाकी जो भी उसकी लाइबिलिटी है उसका पेमेंट कैसे होगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ही होगा। ठीक है, तो ये इसका क्रेडिट साइड हो गया। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में ये सब आएगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए जैसे कोई लाइबिलिटी है उसको अपीलेट अथॉरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कम कर दिया है तो फिर वो क्रेडिट इधर ही आएगा। तो रिलीफ गिवन बाय
अपीलेट अथॉरिटी ट्रिब्यूनल। ठीक है, या मान लीजिए कोई डिडक्शन हुआ है किसमें, पेनल्टी अमाउंट, तो रिडक्शन इन पेनल्टी अमाउंट, तो वो भी यहाँ आएगा। ठीक है, पेनल्टी अमाउंट। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या आएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्रेडिट किससे होगा, सेल्फ एसेस आईटीसी। ठीक है, सेल्फ एसेस आईटीसी। आप आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट करोगे अगर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से, तो वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, लायबिलिटी डिस्चार्ज, और वो क्रेडिट कहाँ होगा। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए अगर आपने रिफंड की एप्लीकेशन दी है, अनयूटिलाइज आईटीसी, जियो रेटेड सप्लाई, आप अनयूटिलाइज आईटीसी रिफंड ऑप्शन चूज करते हो, बॉन्ड या एलयूटी देते हो, तो यू कैन क्लेम रिफंड। तो जब भी आप रिफंड की एप्लीकेशन दोगे तो वो डेबिट हो जाएगा, अनयूटिलाइज आईटीसी। ठीक है, अमाउंट कम होना बनता है ना। और मान लीजिए किसी वजह से आपकी रिफंड की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, तो वापस रिक्रेडिट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्रेडिट किससे होगा, जो आप अमाउंट डिपॉजिट करोगे। रिमेंबर आई सेड टू यू मेजर हेड माइनर हेड अलग अलग लेजर्स है। ठीक है, तो अमाउंट जो भी आप डिपॉजिट करोगे उससे ये क्रेडिट होगा। क्लियर। अब इसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो जो भी लाइबिलिटी है, इससे तो सारे पेमेंट कर सकते हो, केवल टैक्स पेबल थोड़ी ना, अदर ड्यूज है वो भी आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब जब आप रिफंड क्लेम करते हो, जैसे आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो तो आप रिफंड क्लेम करते हो उससे, तो रिफंड क्लेम करोगे तो इधर डेबिट हो जाएगा। और किसी वजह से अगर रिफंड रिजेक्ट हो गया तो वापस रिक्रेडिट। इसके अलावा जो टीडीएस है या टीसीएस है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर में रिफ्लेक्ट होगा। टीडीएस या टीसीएस, तो डिडक्टर ने टीडीएस कट किया या जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसने टीसीएस कलेक्ट किया, तो वो यहीं रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो ये डेबिट क्रेडिट है। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर में कुछ डिस्क्रिपेंसी आप नोट करते हो, या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में या इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर में, तो आप क्या करोगे, यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट सेम टू द ऑफिसर एक्सरसाइज इन जुरिडिक्शन इन द मैटर इन फॉर्म PMT04। आपको याद करने की जरूरत नहीं है फॉर्म, आप क्या लिखोगे एग्जाम के अंदर, प्रेस्क्राइब फॉर्म। इसके अलावा एक न्यू रूल 86A गवर्नमेंट ने इंसर्ट किया है, उसके अंदर मान लीजिए कमिश्नर या वो किसी ऑफिसर को ऑथराइज करे नॉट बिलो द रैंक ऑफ AC, उसको रीजन टू बिलीव है, रिमेंबर रीजन टू बिलीव इंपॉर्टेंट टर्म, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा वापस। रीजन टू बिलीव दैट क्रेडिट ऑफ ITC इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर हैज बीन फ्रॉडुलेंटली अवेल्ड और इज इनएलिजिबल इन एज मच एज, जो टैक्स इनवॉइसेज या डेबिट नोट जिसके बेसिस पे ये ITC अवेल्ड किया गया, जो रजिस्टर पर्सन ने इशू किया है, वो एक्चुअल में मौजूद ही नहीं है, या फिर वो कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, जो भी उसने रजिस्ट्रेशन, जो प्लेस ऑफ बिजनेस उसने डिक्लेयर किया उससे कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, या फिर ITC क्लेम किया गया विदाउट रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। इसके अलावा मान लीजिए जो टैक्स चार्ज किया गया, सप्लायर ने जो चार्ज किया वो डिपॉजिट नहीं किया है गवर्नमेंट ट्रेजरी के अंदर, या जो रजिस्टर पर्सन जो ITC का क्रेडिट ले रहा है वो मौजूद नहीं है, या जो उसने रजिस्ट्रेशन के अंदर जो प्लेस ऑफ बिजनेस दिए वहां से कोई बिजनेस नहीं करता है, या फिर रजिस्टर्ड पर्सन जो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहा है ही इज नॉट इन द पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट और एनी अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, जो हमने रूल 36 चैप्टर 8 के अंदर डिस्कस किया। तो फिर ये कमिश्नर या जो ऑफिसर को वो ऑथराइज करेगा, व्हाट दे आर गोइंग टू डू, दे आर गोइंग टू रिकॉर्ड द रीजन इन राइटिंग एंड नॉट अलाउ डेबिट ऑफ एन अमाउंट इक्वलेंट टू सच क्रेडिट इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो जो अभी हमने डिस्कस किया था कि ये डेबिट करके अपने लायबिलिटी का पेमेंट कर सकता है, वो ये डेबिट अलाउ ही नहीं करेंगे। तो डेबिट अलाउ नहीं करेंगे तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपका जो बैलेंस है, यू कैन नॉट यूटिलाइज फॉर मेकिंग द टैक्स पेमेंट, करेक्ट, तो आपको कंपल्सरी इससे पेमेंट करना पड़ेगा फिर। तो दे आर नॉट गोइंग टू अलाउ
मतलब बेसिकली वो रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। लेकिन मान लीजिए उन्होंने रेस्ट्रिक्ट किया, ठीक है, अब बंदा जाएगा उसके पास, एंड कमिश्नर और ऑफिसर ऑथराइज बाय हिम इफ दे आर सेटिस्फाइड कि भाई कोई रीजन नहीं है, अब नो लॉन्गर एग्जिस्ट, so they can allow such debit. Means the person can now utilize electronic credit ledger balance. ये जो इन्होंने रेस्ट्रिक्शन डाला है, दिस इज गोइंग टू बी सीज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ए पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोजिंग सच रेस्ट्रिक्शन। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर आप कैसे डिपॉजिट कर सकते हो? एनईएफटी, आरटीजीएस, इनसे डिपॉजिट कर सकते हो। इसके अलावा आप कैश में भी डिपॉजिट कर सकते हो ओवर द काउंटर 10,000 रुपीज पर चालान पर टैक्स पीरियड। तो ये लिमिट है। ये लिमिट कब एप्लीकेबल नहीं होगी? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एनी अदर डिपॉजिट टू बी मेड बाय नोटिफाइड पर्सन, proper officer or any other officer authorized to recover outstanding dues from any person, including recovery made through attachment or sale of movable or immovable property. Proper officer or any other officer authorized for the amount collected by way of cash, check or demand of during any investigation or enforcement activity or any ad hoc deposit. अब ये कब OTC लिमिट जो पर चालान पर टैक्स पीरियड है 10,000, वो कब एप्लीकेबल नहीं होगी? प्रॉपर ऑफिसर को रिकवर करना है रजिस्टर पर्सन से अमाउंट, ठीक है। उस समय वो रजिस्टर पर्सन को ये तो नहीं बोल सकता कि तो ऑनलाइन ट्रांसफर कर, क्योंकि लिमिट है 10,000 पर चालान पर टैक्स पीरियड, तो गवर्नमेंट को नुकसान होगा, तो उस समय ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। माल्या साहब जैसा केस आ जाए तो, ठीक है। टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर, एनआरटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, उनको एडवांस में टैक्स डिपॉजिट करना अपनी लायबिलिटी एस्टिमेट करके, तो उनको टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा, उसके बेसिस पे वो लोग टैक्स डिपॉजिट करेंगे। इसमें भी कुछ डिस्क्रिपेंसी होगी तो जीएसटी पीएमटी 04 के थ्रू इन्फॉर्म करना रजिस्टर पर्सन को, एंड पर्सन कैन आल्सो क्लेम रिफंड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अब अभी हमने डिस्कस किया था सेक्शन 49 सब सेक्शन 10, ओके। मैंने आपको बोला था ये नया अमेंडमेंट है, तो उसके अंदर मैंने आपको क्या बोला था कि एक हेड से आप दूसरे हेड में ट्रांसफर कर सकते हो, तो इसीलिए रूल्स के अंदर भी अमेंडमेंट किया गया ट्रांसफर। ए रजिस्टर्ड पर्सन मे ऑन द कॉमन पोर्टल ट्रांसफर एनी अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी और एनी अदर अमाउंट available in the electronic cash ledger under the act to the electronic cash ledger for IGST, CGST, HGST और UTGST और सेस इन फॉर्म GST PMT 09। तो ये फॉर्म यूज करके वो इंटरनल बेसिकली एक हेड से दूसरे हेड में ट्रांसफर कर सकता है। हाउ द टैक्स पेयर इज गोइंग टू डिपॉजिट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर? वेरी सिंपल, वो GST पोर्टल एक्सेस करेगा, जनरेट ई चालान, गोइंग टू यूज द पेमेंट गेटवे एंड मेक द पेमेंट, और जब वो सक्सेसफुल हो जाएगा पेमेंट, देन ही इज गोइंग टू गेट द CIN नंबर। अगर आप लोगों को याद होगा तो इनकम टैक्स में भी जब चालान सक्सेसफुल हो जाता है, देन SSC गेट द CIN, ओके, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मेजर हेड, माइनर हेड, ओके, इन इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर क्रॉस यूटिलाइजेशन यू कैन नॉट डू। लेकिन अब गवर्नमेंट ने जो अमेंडमेंट किया है, जो उन्होंने सेक्शन 49 सब सेक्शन 10 इंसर्ट किया और 11 किया, उससे अब यूजिंग द PMT 09 यू कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन हेड टू अनदर हेड, ठीक है। मेजर माइनर वो आपके ऊपर है, यू कैन ट्रांसफर। तो ये एक एग्जाम्पल है, इसके अंदर मैंने खास तौर पे नीचे लिखा भी है कि आप क्रॉस यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, लेकिन अब टैक्स पेयर क्या कर सकता है? ही कैन ट्रांसफर एंड देन कैन यूटिलाइज। डायरेक्टली ही कैन नॉट यूटिलाइज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बैलेंस ऑफ वन हेड इन अनदर हेड, ओके, बट व्हाट ही कैन डू, ही कैन ट्रांसफर यूजिंग PMT 09, देन ही कैन मेक द पेमेंट ऑफ द लाइबिलिटी। और मैंने आपको यह भी बोला कि जो RTP के अंदर उन्होंने जो केस स्टडी के अंदर क्वेश्चन दिया है, ओके, उसका जो आंसर है चारों के चारों ऑप्शन गलत है। प्लीज रेफर टू माय RTP वीडियो फॉर नवंबर 2020। रूल 88 यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में
कोई एंट्री पास करते हैं तो उसकी एक एंट्री नंबर होती है। वैसे ही जब यहाँ जो डेबिट क्रेडिट होगा उसके लिए जो पोर्टल है एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देगा। लेकिन आप लोगों को खास तौर पे एक बात का ध्यान रखना है, इसको मिक्सअप मत कर देना यूनिक आइडेंटिटी नंबर से। आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। कल में मान लीजिए एमसीक्यू क्वेश्चन आता है और पूछता व्हाट इज यूनिक आइडेंटिटी नंबर, देन रिमेंबर यूनिक आइडेंटिटी नंबर इज बेसिकली गिवन टू यूएन एजेंसी एम्बासी सो दैट दे कैन क्लेम रिफंड। वो है यूनिक आइडेंटिटी नंबर। एंड यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इज वेरी सिंपल डेबिट क्रेडिट का नंबर। तो आइडेंटिफिकेशन और आइडेंटिटी नंबर में फर्क याद रखना। ठीक है, ये हमने चैप्टर 9 के अंदर देखा था। रिमेंबर सेक्शन 25 अलोंग विद दिस रूल 17, पेज नंबर 222। Section 50, interest on delayed payment of tax. What is the rate of interest? 18%. So subsection 1, section 50 empower the government that they can notify the interest rate. Maximum rate of interest according to subsection 1 of section 50 is 18% और वही गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया। आप लोगों को खास तौर पे ये सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 याद रखना है, क्योंकि जहां भी इंटरेस्ट का पेमेंट बनेगा, इंटरेस्ट की लायबिलिटी आएगी, आपको सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 कोट करना सो दैट यू कैन गेट 100% मार्क्स। केवल सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 याद रखना है। जो सब सेक्शन 3 है, इट इज अबाउट मिसमैच बिकॉज ऑफ लेट्स से अंडर सब सेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 42 एंड 43 विच इज एक्चुअली नॉट नोटिफाइड येट एंड नॉट लाइव, और गुंजाइश भी नहीं है इसकी। ठीक है, तो इसलिए आपको 24% कहीं भी अप्लाई नहीं करना, आपको हमेशा 18% अप्लाई करना। ठीक है, इंटरेस्ट। एंड रिमेंबर सेक्शन 50 सब सेक्शन 1। ठीक है, कस्टम के अंदर 15% है, तो डोंट मिक्स अप। सेक्शन 51 टीडीएस। जैसे इनकम टैक्स में टीडीएस है वैसे यहाँ भी टीडीएस है, लेकिन ये जो टीडीएस है दिस इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल ओनली ऑन डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसीज, मीन बेसिकली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंटिटी, दीज आर डिडक्टर, दे आर लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। टीडीएस की रेट क्या है? एचजीएसटी 1%, सीजीएसटी 1%, यानी आईजीएसटी का टोटल कितना होगा? 2%। जब आप टीडीएस कट करोगे तो उसके अंदर आपको टैक्स का वैल्यू लेना है? नहीं लेना। इसके अलावा जो टीडीएस है वो किसके ऊपर पे, मतलब कब पेबल होगा? तो फ्रॉम द पेमेंट मेड और क्रेडिटेड टू द सप्लायर। पेमेंट मेड और क्रेडिटेड टू द सप्लायर। अब इसके अंदर विच एवर इज अर्लियर, इन्होंने सेक्शन 50 के अंदर, सेक्शन 51 के अंदर ये नहीं लिखा पेमेंट मेड और क्रेडिटेड टू द सप्लायर, लेकिन विच एवर इज अर्लियर वर्ड यूज नहीं किया। इनकम टैक्स में क्या होता है? विच एवर इज अर्लियर, तो हम ये मानेंगे इम्प्लाइड। तो या तो पेमेंट कर दिया डिडक्टर ने, उस समय उसको टीडीएस कट करना है, या उसने मान लीजिए बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट दिया तो उस समय कट करना। हालांकि विच एवर इज अर्लियर जैसा मैं पहले बोल चुका हूं उन्होंने यूज नहीं किया। अब ये जो मैंने बोला गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और इसके अलावा गवर्नमेंट जिसको नोटिफाई करती है, बेसिकली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को नोटिफाई करेगी, उन्होंने नोटिफिकेशन इश्यू भी किया है, तो यू कैन गो थ्रू दिस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कुछ ही डिपार्टमेंट के ऊपर ये एप्लीकेबल है, सारे के सारे डिपार्टमेंट पे एप्लीकेबल नहीं है। ओके, 1% प्लस 1%, 2%, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर कट करना है। कब कट करना है? व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सीड 2,50,000 रुपीज। तो अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2,60,000 है प्लस टैक्स, वैल्यू ऑफ सप्लाई 2,60,000 प्लस टैक्स, लेकिन स्टैंड अलोन इनवॉइसेस की वैल्यू मान लीजिए 2,50,000 से कम है। ठीक है, तो इफ इट इज एक्सीडिंग 2,50,000 देन ओनली यू नीड टू डिडक्ट। लेकिन स्टैंड अलोन इनवॉइसेस जो है
10,000 का है, 5,000 का है, वी आर गोइंग टू इग्नोर. वी जस्ट नीड टू सी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सीडिंग 2,50,000. इफ इट इज एक्सीडिंग 100 रुपए का भी इनवॉइस है, वी आर गोइंग टू डिडक्ट टीडीएस. So we need to see contract value. We are not going to see stand-alone invoice value. And what is TDS rate? Again and again I am repeating 2% IGS. यानी GST HGST कितना होगा 1% प्लस 1%. इसके अलावा डिडक्शन कब नहीं होगा? जब लोकेशन ऑफ द सप्लायर and the place of supply is in a state or union territory which is different from the state or as the case may be UT or the of registration of the recipient. रेसिपिएंट वेस्ट बंगाल में रजिस्टर्ड है, पीओएस बिहार के अंदर है, सप्लायर भी बिहार के अंदर है. तो सप्लाई क्या होगी? इंट्रा स्टेट. तो उसको टीडीएस कट करना पड़ेगा, वो सीजीएसटी एचजीएसटी बिहार का करना पड़ेगा. लेकिन जो रेसिपिएंट है वो वेस्ट बंगाल में रजिस्टर्ड है, तो उसको टीडीएस के लिए क्या करना पड़ेगा? बिहार में जाके रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. तो आपको वायबल सॉल्यूशन लगता है क्या ये कि भाई टीडीएस कट करने के लिए उसको बिहार में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? तो इसलिए उस समय ये एप्लीकेबल नहीं है. व्हेन पीओएस एंड सप्लायर प्लेस ओके विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेसिपिएंट रजिस्ट्रेशन. ठीक है, तो उस समय हम लोग को टीडीएस कट नहीं करना. वैल्यू ऑफ सप्लाई सेल एक्सक्लूड जीएसटी टैक्सेज एंड सेस. जो भी है सीजीएसटी एचजीएसटी यूटीजीएसटी आईजीएसटी सेस वो आपको एक्सक्लूड करना है. मतलब 1,000 रुपीज प्लस 18% टैक्स है, तो आपको टीडीएस किसके ऊपर काटना? 2%, 1,000 रुपीज. ठीक है. जो टीडीएस है उसका अमाउंट कब तक डिपॉजिट करना है? बाय 10th ऑफ सक्सीडिंग मंथ. यानी जनवरी का डिडक्शन आपको 10 फरवरी तक डिपॉजिट करना है. और टीडीएस सर्टिफिकेट भी इश्यू करना पड़ेगा. अगर डिडक्टर फर्निश नहीं करता है विद इन 5 डेज ऑफ रेमिटेंस टीडीएस सर्टिफिकेट को, उसको 100 रुपीज पर डे पेनल्टी पे करनी पड़ेगी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द 5th डे. बट मैक्सिमम इज लेट फी इज 5,000 रुपीज. आपको एक खास तौर पे मैं जो कभी कभी किसी स्टूडेंट का डाउट आता है कि सर रिटेंशन मनी का क्या करेंगे? अब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 10 लाख रुपीज है, तो गवर्नमेंट काफ़ी बार क्या करती है, फॉर ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो रिटेन कर लेती कुछ अमाउंट. लेट्स से 10% गवर्नमेंट इज गोइंग टू रिटेन. तो द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज 10 लाख प्लस टैक्स. तो हमको ये मालूम है कि भाई टीडीएस तो इसके ऊपर कट होगा. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज एक्सीडिंग 2,50,000. अब उन्होंने 10% कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ कि 10% वो अमाउंट रिटेन करेंगे एंड दे आर गोइंग टू पे आफ्टर लेट्स से 1 ईयर और 2 ईयर. अब क्वेश्चन ये आता है कि इसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा. तो रिटेंशन मनी के ऊपर भी टीडीएस डिडक्ट होगा. तो मान लीजिए वो 9 लाख रुपीज इमीडिएटली पेमेंट कर देते, वो बोलते हैं 1 लाख रुपीज वी आर होल्डिंग एज ए रिटेंशन मनी. तो टीडीएस इज गोइंग टू बी डिडक्टेड ऑन 10 लाख एट द रेट ऑफ 2% आईजीएसटी, 1% सीजीएसटी प्लस 1% एचजीएसटी. तो रिटेंशन मनी के ऊपर भी टीडीएस कट होगा. चलिए एक बार फटाफट देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ, टीडीएस नॉट डिडक्टेड, तो क्या होगा? टीडीएस अमाउंट तो पे करना ही पड़ेगा अलोंग विथ एप्लीकेबल इंटरेस्ट. इंटरेस्ट रेट क्या होगा? 18% सेक्शन 50 सबसे. टीडीएस सर्टिफिकेट टाइम पे इश्यू नहीं हुआ तो 5 दिन में आपको, अभी हमने डिस्कस किया, कहते कि भाई जनवरी का पेमेंट आपको 10th ऑफ फरवरी का करना है. 10th ऑफ फरवरी को किया तो आपको 15 फेब तक टीडीएस सर्टिफिकेट इश्यू करना. अगर आपने नहीं किया तो पर डे 100 रुपीज, मैक्सिमम 5,000 रुपीज. तो मान लीजिए टीडीएस सर्टिफिकेट टाइम पे इश्यू नहीं हुआ तो 100 रुपीज पर डे, मैक्सिमम 5,000 रुपीज. ठीक है. तो मान लीजिए अगर टीडीएस सर्टिफिकेट 40 डेज तक इश्यू नहीं हुआ, तो 5 दिन एक्सपायरी के बाद 40 डेज तक इश्यू नहीं हुआ, तो 100 इंटू 40, 4,000 क्या होगा? लेट फी होगी. अगर मान लीजिए 80 डेज तक टीडीएस सर्टिफिकेट इश्यू नहीं हुआ, तो 100 इंटू 80
8,000, लेकिन मैक्सिमम क्या होगा 5,000 रुपीज़, तो 5,000 पे करना पड़ेगा एज ए लेट फी। तो ये तो हो गया टीडीएस सर्टिफिकेट। टीडीएस डिडक्टेड, ठीक है। तो इधर टीडीएस नॉट डिडक्टेड, तो टीडीएस अमाउंट तो कैलकुलेट होके पे करना ही पड़ेगा अलोंग विथ इंटरेस्ट। अब टीडीएस डिडक्टेड लेकिन डिपॉजिट नहीं किया और पेड लेटर देन 10th, जो 10th की डेडलाइन है, तो टीडीएस अमाउंट प्लस अगेन इंटरेस्ट। लेट फाइलिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न, ठीक है, जो हम लोग आगे चैप्टर 13 में देखेंगे अपन, टीडीएस रिटर्न फाइल करना पड़ता है। तो 100 रुपीज़ पर डे, मैक्सिमम 5,000, ठीक है। तो ये टीडीएस का प्रोविजन है। और टीडीएस रिफ्लेक्ट कहाँ होगा, डिडक्टी के, जिसका अमाउंट आपने डिडक्ट किया इलेक्ट्रॉनिक केस। और हाँ, अगर मान लीजिए टीडीएस एक्सेस या एनएस डिडक्ट हो गया तो क्या होगा, तो डिडक्टर या डिडक्टी दे कैन क्लेम रिफंड ऑफ एक्सेस और रॉन्ग डिडक्शन, ठीक है। लेकिन डिडक्टी नहीं, डिडक्टर सॉरी, डिडक्टर मतलब जो डिडक्ट करने वाला, डिडक्टर रिफंड क्लेम कब नहीं कर सकता, व्हेन अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेटर, तो डिडक्टर फिर क्लेम नहीं कर सकता। अदरवाइज फॉर एक्सेस डिडक्शन और रॉन्ग डिडक्शन, डिडक्टर और डिडक्टी कैन क्लेम रिफंड। सेक्शन 52 टीसीएस। टीसीएस कब एप्लीकेबल होता है, व्हेन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इज गोइंग टू कलेक्ट द अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ एक्चुअल सप्लायर, जैसे अमेजन या फ्लिपकार्ट। तो एक्चुअल सप्लायर सप्लाई करता है यूजिंग अमेजन या फ्लिपकार्ट का प्लेटफॉर्म यूज करके। अमेजन इज गोइंग टू गेट द कंसिडरेशन फ्रॉम द कस्टमर, दे आर गोइंग टू डिडक्ट देयर कमीशन एंड गोइंग टू पे टू द एक्चुअल सप्लायर, तो उस मामले में टीसीएस होता है। अब इसमें जो लिखा हुआ सब सेक्शन 1 के अंदर, इट इज बेसिकली एम्पावरिंग द गवर्नमेंट, दे कैन नोटिफाई नॉट एक्सीडिंग 1%, तो 1% अंडर सीजीएसटी, 1% अंडर एचजीएसटी इज इक्वल टू 2% आईजीएसटी, करेक्ट। लेकिन गवर्नमेंट ने नोटिफाई कितना किया, 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एचजीएसटी इक्वल टू 1% आईजीएसटी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, टीसीएस 1% है, टीडीएस 2%। टीसीएस भी आपको विदाउट टैक्स, टैक्स शामिल नहीं करना है, ओके। तो 1,000 रुपीज प्लस टैक्स है, तो आपको 1,000 के ऊपर टीसीएस कलेक्ट करना है। ई कॉमर्स ऑपरेटर इज गोइंग टू कलेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब जो नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई पे वो जो वसूल करेगा, उसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर अमेजन या फ्लिपकार्ट, आपको मालूम है अमेजन या फ्लिपकार्ट के अंदर जब हम लोग कोई गुड्स लेते हैं तो हमको रिटर्न करने की भी फैसिलिटी वो लोग देते हैं। तो ड्यूरिंग द मंथ अगर मान लीजिए उसके थ्रू, अमेजन के थ्रू 100 रुपीज़ की सप्लाई हुई है, 50 रुपीज़ का रिटर्न आया, तो 50 रुपीज़ के ऊपर, नेट के ऊपर अमेजन 1% टीसीएस कलेक्ट कर। लेकिन इसकी मैचिंग होनी चाहिए क्या, नहीं। कस्टमर ने पिछले महीने खरीदा, दिसंबर में खरीदा, जनवरी में रिटर्न किया, हमको वैल्यू देखनी है। हमको ये नहीं देखना कि भाई ये दिसंबर का कस्टमर जनवरी में करेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी अगर ऐसा करेंगे तो इसलिए ऐसा नहीं करना, हमको वैल्यू देखनी है। तो जिस महीने में रिटर्न हुआ है, जो रिटर्न की वैल्यू है, आपको ग्रोस वैल्यू से जो भी सप्लाई उससे माइनस करनी है, जो वैल्यू बचेगी उसके ऊपर टीसीएस कलेक्ट करेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब इसके अंदर आपको एक खास तौर पे एक बात ध्यान रखना है, जैसे अमेजन, एक में तो उनके दो बिजनेस मॉडल होते हैं। एक में तो क्या होता है कि वो खुद सप्लाई करते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं इन्वेंट्री मॉडल। तो अमेजन क्या करता है, किसी से बाई करता है सप्लायर से और अपने नाम से इनवॉइस कट करता है। तो उस मामले में वो किसी और के बिहाफ पे कलेक्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा ना कलेक्ट अमाउंट, तो उस मामले में टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, उसको नॉर्मल टैक्स पे करना।
और जहां वो किसी एक्चुअल सप्लायर दूसरा है, वो उसके बिहाफ पे अमाउंट कंसिडरेशन वसूल कर रहा है, उसके ऊपर टीसीएस। जहां अमेजन अपने नाम से इनवॉइस इशू करता है, उसकी टीसीएस की लायबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि वो एक्चुअल सप्लायर है, तो वो टैक्स पे करेगा। ठीक है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन भी है आरटीपी नवंबर 2020 के अंदर, और ये जो एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करने के लिए काफ़ी हद तक आपकी मदद कर, तो आप अच्छी तरह से ये देख लेना। इसके अलावा जो सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 है, हमने देखा कि भाई एक के अंदर तो उबेर ओला के अंदर तो हमेशा ई कॉमर्स ऑपरेटर ही पे करेगा, लेकिन बाकी दो के अंदर अगर रजिस्टर्ड नहीं है, पर्सन इज नॉट लायबल टू रजिस्टर, तब ई कॉमर्स ऑपरेटर इज गोइंग टू get into the shoes of actual supplier and going to pay the taxes. Otherwise, who is going to pay? Actual supplier. तो अगर actual supplier पे कर रहा है और ई कॉमर्स ऑपरेटर नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 जो सर्विसेज नोटिफाई है, वो कंसिडरेशन वसूल कर रहा है, तो उसके ऊपर भी टीसीएस एप्लीकेबल होगा। ये आप एग्जाम्पल 8 कर देना। ठीक है। तो चलिए वापस चलते हैं। तो टीसीएस किसके ऊपर कलेक्ट करना है, मैंने आपको बता दिया। टैक्स इसमें भी आपको एक्सक्लूड करना है। टीसीएस का पेमेंट विद इन 10 डेज आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ, जनवरी का 10 फरवरी। इसके अलावा जो ऑपरेटर है उसको स्टेटमेंट भी फाइल करना है, ओके, 10 डेज आफ्टर द एंड ऑफ सच मंथ, यानी जनवरी का स्टेटमेंट उसको 10th ऑफ फरवरी तक फाइल करना है। अब एक नया अमेंडमेंट है सब सेक्शन 4 के अंदर ऑफ सेक्शन 52, उन्होंने फर्स्ट प्रोविजन और सेकंड प्रोविजन इंसर्ट किया है। उसमें कमिश्नर को एम्पावर दिया गया है कि वो ये टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर सकता है, और अगर टाइम लिमिट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स या कमिश्नर ऑफ यूटी टैक्स ने किया है एक्सटेंड, तो माना जाएगा कि ये जो सीजीएसटी का कमिश्नर उसने एक्सटेंड किया। सब सेक्शन 5 ई कॉमर्स ऑपरेटर को एनुअल स्टेटमेंट भी फर्निश करना है। बेसिकली उसके थ्रू जो भी सप्लाई ये सब हुई है उसकी डिटेल फर्निश करनी है। एनुअल स्टेटमेंट की ड्यू डेट क्या है? 31 दिसंबर। अगेन सब सेक्शन 5 के अंदर भी दो प्रोविजन इंसर्ट हुए हैं, फर्स्ट प्रोविजन सेकंड प्रोविजन। फर्स्ट प्रोविजन अगेन एम्पावरिंग द कमिश्नर टू एक्सटेंड दिस ड्यू डेट, और अगर ड्यू डेट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स या यूटी ने की है तो माना जाएगा कि सीजीएसटी कमिश्नर ने किया। अगर मान लीजिए जो स्टेटमेंट फर्निश किया गया ऑपरेटर, ऑपरेटर मीन्स ई कॉमर्स ऑपरेटर, अमेजन, फ्लिपकार्ट, उन्होंने कोई मतलब आफ्टर सबमिशन ऑफ द स्टेटमेंट दे फाउंड आउट एनी मिस्टेक, ओमिशन और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो जिस महीने में उनको मालूम चलता है उस महीने का जब भी वो स्टेटमेंट फाइल करेंगे तो उसके अंदर वो क्या करेंगे? करेक्ट डिटेल दे देंगे, करेक्ट डिटेल दे देंगे, और इंटरेस्ट का पेमेंट तो बनता ही है अंडर सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 मीन्स 18%। लेकिन अगर ये ओमिशन या इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स इस रिजल्ट ऑफ स्कूटनी, यानी प्रॉपर ऑफिसर को ऑडिट, इंस्पेक्शन, स्कूटनी, एनफोर्समेंट एक्टिविटी के अंदर मालूम चला है, तो रेक्टिफिकेशन नहीं होगा, फिर वो ऑर्डर पास करेगा। ठीक है। तो फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर खुद करेक्शन नहीं कर सकता। करेक्शन की मैक्सिमम टाइम पीरियड एज यूजुअल सितंबर एनुअल स्टेटमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब सप्लायर है जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहा है, तो जो टीसीएस कट हुआ है, उसका कलेक्ट हुआ है, वो उसका क्लेम कहाँ करेगा? इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर में। तो ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया, टीडीएस टीसीएस कहाँ आएगा? इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर के अंदर। अब जो डिटेल ई कॉमर्स ऑपरेटर डिटेल फर्निश कर रहा है कि भाई उसके थ्रू ये सप्लाई हुई है, ओके, तो ये रिटर्न आया है, ये सप्लाई हुई है। इसके अलावा क्या कर रहा है? सप्लायर भी जीएसटीआर 1 फाइल करेगा। एक्चुअल सप्लायर क्या करेगा? जीएसटीआर 1। तो ये डिटेल मैच हो जाती है, देन नो इश्यू। अगर मैच नहीं होती है, मान लीजिए हो सकता है कि सप्लायर ने एक इनवॉइस रिपोर्ट करना भूल गया हो जीएसटीआर 1 में, तो नॉट मैच, तो क्या होगा? डिस्क्रिपेंसी इज गोइंग टू कम्युनिकेटेड टू बोथ ऑफ, डिस्क्रिपेंसी इज गोइंग टू बी कम्युनिकेटेड टू ई कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटीआर 1 कि भैया ये तुम लोग का जो तूने स्टेटमेंट फाइल किया, इसने जीएसटीआर 1 फाइल किया है, इसमें ये मिसमैच है, बताओ क्या सही है। तो रेक्टिफाइड बाय सप्लायर ऑपरेटर, जब भी वो अगला स्टेटमेंट फाइल करेंगे तो वो रेक्टिफाई कर देंगे।
अगर रेक्टिफाई नहीं करते हैं और मान लीजिए ई कॉमर्स ऑपरेटर ने ज़्यादा डिक्लेयर किया है, तो वो क्या होगा, इट इज गोइंग टू एडेड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ सप्लायर। Output tax liability of supplier, and he also needs to pay interest at the rate of 18% अंडर सेक्शन, एक ही सेक्शन याद करना आपको, 50 सब सेक्शन 1। ठीक है। सब सेक्शन 12 basically empower authority not below the deputy commissioner, he can serve notice, ठीक है, to operator to furnish such detail relating to supplies of goods or services both affected to such operator during any month, or stock of goods held by supplier making supplies to such operator in the godown or warehouse by whatever name called managed by such operator and declared as additional place of business by such supplier as may be specified in the notice। तो डिटेल के लिए वो नोटिस इशू कर सकता है। अब उसने नोटिस इशू किया है तो 15 वर्किंग डेज के अंदर ई कॉमर्स ऑपरेटर को इंफॉर्मेशन फर्निश करनी पड़ेगी, और अगर वो फर्निश नहीं करता है तो क्या होगा, एक्शन तो हो ही सकता है, उसके अलावा 25,000 रुपीज की पेनल्टी भी लगा। इफ ई कॉमर्स ऑपरेटर हैज सप्लायर्स इन डिफरेंट स्टेट, ही इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन ईच स्टेट। लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसकी उस स्टेट में प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो फिर हमने चैप्टर 9 के अंदर पेज नंबर 222 के अंदर रूल 12 देखा था कि वो क्या कर सकता है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मेंशन करके रजिस्ट्रेशन ले सकता है। ये सेम प्रोविजन टीडीएस के मामले में भी एप्लीकेबल है, तो ये आपको इंटरलिंक करना आना चाहिए। तो ये हमने रूल 12 देखा था रजिस्ट्रेशन चैप्टर के। सप्लाई कैन नॉट सप्लाई अंडर कंपोजिशन स्कीम, हमने सेक्शन 10 के अंदर देखा था, तो उसको ही कंपल्सरी नॉर्मल स्कीम ही ऑप्ट करनी पड़ेगी। अगर वो कंपोजिशन डीलर है देन ही कैन नॉट सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है, जिसकी लाइबिलिटी है टीसीएस कलेक्ट करने की। नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज विल बी कैलकुलेटेड एट जीएसटीएन लेवल एंड नॉट एट ग्रॉस लेवल, कंपनी लेवल नहीं, जीएसटीएन लेवल पे कैलकुलेट करना है। तो मान लीजिए गोदरेज है जो अमेजन के थ्रू सप्लाई कर रहा है, उसका स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन है, तो जो भी उसका अलग अलग जीएसटी है उसके बेसिस पे हम नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कैलकुलेट करेंगे। अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर मंथ में सेल्स रिटर्न आर मोर, तो 100 रुपीज़ की सप्लाई हुई लेकिन रिटर्न 150 रुपीज़ आया, तो टीसीएस की लाइबिलिटी नहीं होगी क्योंकि माइनस में हो जाएगा, लेकिन जो माइनस है वो अगले महीने कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। टीसीएस की रेट मैंने आपको बताई थी, 1% आईजीएसटी, 0.5% सीजीएसटी प्लस 0.5% एचजीएसटी। सीबीआईसी ने एक सर्कुलर भी इश्यू किया 7448/2018, जो टी बोर्ड है, ठीक है, तो टी बोर्ड जो इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन सिस्टम के थ्रू टी सेल करता है, तो वो भी कंसिडरेशन कलेक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ सप्लाई। तो उनका क्वेश्चन था कि उनके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा क्या टीसीएस प्रोविजन अंडर सेक्शन 52, तो सीबीआईसी ने क्लेरिफाई किया यस इट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल ऑन देम आल्सो। और जब हम टीसीएस का, मैंने क्या बोला, वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर आपको लेना है, अगर जो टीसीएस कलेक्ट होता है इनकम टैक्स के अंदर उसको आपको शामिल नहीं करना है, तो कलेक्ट द टीसीएस। ये एग्जांपल आपको देखना है, ये इनफैक्ट आरटीपी नवंबर 2020 के अंदर जो केस स्टडी है उसके अंदर, जो केस स्टडी आई है उसके अंदर ये आपकी हेल्प करेगा। सेक्शन 53 ट्रांसफर ऑफ आईटीसी। अब आप आईटीसी क्रॉस यूटिलाइज कर सकते हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, दे आर गोइंग टू ट्रांसफर एन अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट सो रेड्यूस, जो भी आपने यूटिलाइज किया, मान लीजिए सीजीएसटी यूटिलाइज किया टू पे द आईजीएसटी, ठीक है, एचजीएसटी का अमाउंट, तो एचजीएसटी की लाइबिलिटी के अगेंस्ट में तो आप सीजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर सकते, तो सीजीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने आईजीएसटी की लाइबिलिटी के अगेंस्ट में यूज किया, तो उतना अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू ट्रांसफर फ्रॉम सीजीएसटी अकाउंट टू आईजीएसटी अकाउंट, ये बेसिकली गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट के बीच में ट्रांसफर होगा। इसके अलावा सेक्शन 53A जो न्यू अमेंडमेंट है, न्यू सेक्शन उन्होंने इंसर्ट किया, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन अमाउंट, तो जो हमने देखा था सेक्शन 49 सब सेक्शन 10 के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप
एक हेड से दूसरे हेड में ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। तो रजिस्टर्ड पर्सन एक हेड से दूसरे हेड में ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन जो ये मूवमेंट हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के बीच में हो रहा है। एक्चुअल बैंक ट्रांसफर हुआ क्या? नहीं हुआ। आपने सीजीएसटी से एचजीएसटी के अंदर ट्रांसफर किया, टैक्स के अंदर, सीजीएसटी टैक्स से एचजीएसटी टैक्स के अंदर, तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर मूवमेंट हुआ। लेकिन सीजीएसटी बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा ना, तो इस बेसिस पे सेक्शन 53A बोलता है कि जो सीजीएसटी अकाउंट में पड़ा है वो पैसा एचजीएसटी अकाउंट में गवर्नमेंट ट्रांसफर कर। तो सेक्शन 53 एंड 53A इज बेसिकली ट्रांसफर बिटवीन गवर्नमेंट। ओके, so this end revision of chapter 12. Thank you very much. Bye bye. All the best.